नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना की मुसीबत के साथ साथ प्रदूषण यूपी के लिए अब आफत का डबल डोज बन गया है, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होते होते यूपी की हवा जहरीली हो गई है। किसानों के द्वारा जलाई जाने वाली पराली लगातार पूरे प्रदेश की हवा को खराब कर रही है। तो फिर सर्दियों ने दस्तक दी तो वायु प्रदूषण में लोगों का दम घुटने लगा है। नवंबर की शुरुआत में ही दिल्ली और एनसीआर समेत यूपी की हवा इस कदर खराब है कि खुली हवा में सांस लेना बीमारियों को दावत देने के समान है। अब यूपी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर के योगी सरकार बेहद सख्त है और सरकार ने पराली जलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए। और इसी कड़ी में हरदोई में पराली जलाने वाले 28 किसानों पर मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया है। जुर्माने लगे हैं। लापरवाह 2 लेखपाल और 1 कानूनगो का वेतन भी काट दिया गया है। इसके अलावा लखनऊ, सहारनपुर, मैनपुरी सहित कई जिलों में पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब किसानों का इस पर यह कहना है कि नगर निगम तो कचरा जलाता है, तो क्या उससे वायु प्रदूषण नहीं होता? किसान अगर पराली जलाता है तो उससे वायु प्रदूषण कैसे होता है? तो फिर इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जहरीली हवा के लिए जिम्मेदार कौन है और पराली जलाने के अलावा किसान के पास क्या विकल्प है? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले आपको पराली जलाने के मुद्दे पर नेताओं के कुछ बयान को सुनवाते हैं। पराली निश्चित रूप से उसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ इस बात पे मुकदमे लिखाने लगे, कानून में पुलिस को जेल भेजने लगे, किसानों के ऊपर अत्याचार करने लगे, लाठीचार्ज करने लगे, लोगों को बंद करने लगे और उनको डराने और धमकाने लगे कि मुकदमे लिख जाएंगे पराली जलाने के लिए। इससे काम नहीं चलेगा। आप सरकार में हैं, आपको ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि पराली तो मत जलाओ। ये बात तो सच है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। पॉल्यूशन से इस देश को, प्रदेश को बचाना जरूरी है, धरती को बचाना जरूरी है, लेकिन किसान को ये तो बताइए कि वो करे क्या। उसका आपने क्या कोई ऐसा उसका क्रॉप का रोटेटर वहां पे लगाया? कोई ऐसी मशीन लगाई जो उसका इस्तेमाल कर सके? क्या सरकार ये व्यवस्था बना सकती है कि उसको अक्यूमुलेट करके उसको कागज बनाने का इस्तेमाल ले सके, एमएसएमई सेक्टर में किसी काम में आ जाए? सोल्यूशन नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसानों के खिलाफ काम करती है और किसान को सोल्यूशन नहीं दे रही, सिर्फ किसान को फंसा रही है, किसान के ऊपर मुकदमा लिख रही है, किसान के ऊपर उसके ऊपर पराली जलाने के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पराली जलाने पर किसानों को जेल और किसानों के धान को उचित मूल्य न खरीदने वालों को कहीं न कहीं सरकार पुरस्कृत कर रही है। 1800 रुपए का धान 1100 रुपए में बिक रहा है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। शर्मनाक है सरकार का ये रवैया। सरकार को चाहिए कि किसानों को पराली जलाने के विकल्प के बारे में बताए, उन्हें उस तरीके के उपकरण मुहैया कराए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे वो उस पराली को अपने खेत में डिकम्पोज कर सकें। सरकार ये सब बताने की जगह कानून का डंडा चला करके जिस तरीके से लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है, किसानों को जेल भेजने का काम कर रही है, किसानों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार कर रही है, ये कठोर रूप से निंदनीय है। योगी सरकार को इसका भुगतान करना होगा। की पराली को खेतों में जलाए जाने से होने वाले प्रदूषण से पूरा देश चिंतित है। विशेषकर उत्तर भारत, जो जाड़े के समय में एक गैस चैम्बर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय की गंभीरता को लेते हुए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसके आधार पर केंद्र की और राज्य की सरकारें किसानों को खेत में पराली जलाने से रोकने के लिए विभिन्न प्रतिबंधात्मक उपाय कर रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 1700 करोड़ से अधिक की धनराशि इस मद में उपलब्ध कराई है। जो किसान ऐसे कृषि उपकरण खरीदना चाहते हैं जिससे पराली नष्ट की जा सके, उन्हें 50% सब्सिडी, सामूहिक रूप से 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही साथ किसानों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपने खेत की पराली का अन्य प्रकार के उत्पादों में उपयोग करें। तो सवाल बेहद गंभीर है। सवाल गंभीर इसलिए है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित अगर हो रहा है तो उसमें किसान, नौजवान, हर एक शख्स उसकी जद में है। और सिर्फ यह कहना कि किसानों की पराली जलाने से ही प्रदूषण है, यह बात भी उसी तरह से है जैसे आंखें मूंद लेना कि प्रदूषण के और कारण दरअसल क्या हो सकते हैं। हालांकि पराली एक बड़ा फैक्टर जरूर है, लेकिन क्या इसके समुचित प्रबंध जो होने चाहिए वो किए गए हैं?
किसानों के पास विकल्प और क्या है, पराली अगर वो ना जलाएं तो? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि उसने उसके प्रबंधन के जो उचित व्यवस्थाएं हैं वो की हैं, और अगर ये व्यवस्थाएं होती तो मुझे नहीं लगता कि शायद किसानों को जरूरत हो कि वो पराली को खेतों के अंदर जलाएं। अब सवाल यह है कि इसके निपटान के लिए जो बातें कही जा रही हैं वो जमीन पर कितनी उतरी हैं, और अगर उतरी होती तो आज ये जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं उसमें कमी जरूर होती। हालांकि सिर्फ पराली ही इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, और भी कई कारण हैं। क्या उस पर भी बेहतर तरीके से अंकुश लगाया गया है? और अगर इन सारी चीजों में हिला हवाली हो रही है तो फिर आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, और कैसे इस बढ़ते प्रदूषण को रोका जाएगा, यह भी अपने आप में एक बेहद अहम सवाल है। क्योंकि हर साल और खासतौर से दिवाली के पहले जो गैस चैम्बर है उसमें तब्दील हो जाता है पूरा एनवायरमेंट, और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। उसकी जद में सब आते हैं, क्योंकि इस एनवायरमेंट के अंदर सांस हर एक शख्स ले रहा है, हर एक प्राणी ले रहा है। उसके अलावा सवाल यह भी है कि अंकुश इस पर लगता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तमाम समितियां बनाई गई हैं, हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इसको लगातार मॉनिटर कर रहा है। अधिकारियों के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन किस तरीके से हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, यह भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि कितना जो असर है इसका हुआ है, क्योंकि अगर इसका असर होता तो आज ये जो एक्यूआई है वो इस कदर बढ़ा हुआ नजर नहीं आता। लॉकडाउन के समय आप याद कीजिए, जब सब कुछ बंद था तो उस समय जो हवा की गुणवत्ता थी वो बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अनलॉक हुआ और आज स्थिति ये है कि इतनी जहरीली है यह हवा कि इसमें सांस लेना मतलब सीधे तौर पर नुकसान भी है और जानलेवा भी यह साबित हो रहा है। क्योंकि कोरोना के चलते जो लोग पहले से ही परेशान थे उनके लिए यह और डबल अटैक के तौर पर है, क्योंकि सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं वो और तेजी के साथ बढ़ रही हैं, और जो कोरोना पॉजिटिव रिकवर हो गए थे उनके सामने भी अब समस्या ये आ रही है कि उनको सांस संबंधी को तमाम दिक्कतें ऐसी हैं जो कि अब धीरे धीरे आइडेंटिफाई हो रही हैं, और अभी और इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि पर्यावरणविद ये कह रहे हैं कि अभी ये फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है, और अगर ये खत्म होने वाला नहीं है तो इसके इंतजाम किसी के पास क्यों नहीं है। जिम्मेदारी शासन की इसलिए ज्यादा है क्योंकि व्यवस्थाएं और मशीनरी उनके पास में है। कुछ फौरी इंतजाम भी हो सकते थे, लेकिन वो इंतजामात भी नाकाफी नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि हर जगह, चाहे आप दिल्ली एनसीआर की बात करें या उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों की बात करें, हर तरफ आपको ये धुंध पसरी हुई नजर आ रही है, और इस वजह से जो जीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, हलकान हो रहे हैं लोग। कोरोना के इस दौर के अंदर ये बढ़ता प्रदूषण कहीं ना कहीं डबल अटैक के तौर पर काम कर रहा है। तो पूरे प्रदेश के अंदर की जो स्थिति है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, और ऐसे में राजधानी लखनऊ का क्या हाल है हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया गया है, जहां पर अगर हम प्रदूषण की बात करें तो लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर लगभग 400 के आसपास AQI लेवल पहुंच चुका है, और वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहां भी प्रदूषण की स्थिति जो है काफ़ी गंभीर होती जा रही है। आज पूरा दिन इस समय हम राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दिन धुंध छाई हुई है। धुंध की वजह से जो वाहन है वो अपनी हेडलाइट्स ऑन करके निकल रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो भी वाहन इस हाईवे से निकलते हैं उनकी हेडलाइट्स ऑन होती हैं। हालांकि यहाँ पर जो स्मॉग है वो सुबह से ही पूरा छाया हुआ है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में और जो आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको लेकर के नगर निगम द्वारा शहरी इलाकों में पानी का छिड़काव भी किया गया है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से दीपावली आने वाली है उसको लेकर के, पटाखों को लेकर के खासी सावधानियां बरतने की हिदायत दी जा रही है, पटाखे न जलाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजधानी लखनऊ का इलाका है वो ग्रामीण सहित तमाम इलाकों में लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। वाकई में ये मुद्दा बेहद गंभीर है और संवेदनशील भी है, और सीधे सीधे हमारी और आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए एक संवेदनशील मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। कमर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कमर अली जी बहुत स्वागत आपका। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपिल श्रीवास्तव जी आपका भी स्वागत। प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी आपका बहुत स्वागत। और अब से कुछ देर में राकेश टिकैत जी भी हमको ज्वाइन करेंगे, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कमर अली जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ जाता हूं। हालांकि जिम्मेदारी सामूहिक सबकी है, ये बात हम लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन अब चूंकि शासन आपका है, मशीनरी आपके पास में है, ये जो इंतजामात हैं ये हर बार नाकाफी और खासतौर से सीजन में ही क्यों नजर आता है? क्योंकि इससे पहले भी बहुत चर्चाएं इसी सीजन में मैं आपके साथ कर चुका हूं। एक बार फिर से गैस चैम्बर में पूरा जो माहौल है वो तब्दील हो गया है, लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। जो इंतजामात हैं वो नाकाफी क्यों हैं, जो योजनाएं हैं वो दिख क्यों नहीं रही हैं? कमर अली जी।
क्योंकि अन्नदाता ही हमारे तक अन्न ना पहुंचाए तो आज हमारी क्या दशा होगी, आप समझ सकते हैं दोनों बातों को। इसीलिए हमारी सरकार हमेशा गंभीर रही और आप जानते हैं 15 साल के बाद हमारी सरकारें पहले घोषणा पत्र में हमने किसानों के लिए काम किया, 1-1 लाख रुपए में कर्जा माफ किया। आपने देखा कि बुंदेलखंड में रोज सुसाइड होती थी, बुंदेलखंड में लोग किसान भाई सुसाइड करते थे, वो सुसाइड रोकी। देखा होगा कि आपसे घास छोटी किसान भाई खाते थे, मतलब किसानी करने के बाद घास की रोटी खाया करते थे। और इस तरह के उनके हालात थे कि रोए काट जाते हैं, देखते कि आपने भी चैनल में जी उसको दिखाया। ठीक है, हमने एक व्यवस्था करी, बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या थी उसको भी हमने पानी की समस्या को लगभग खत्म करने की कोशिश करी, क्योंकि हमें तत्काल हम पानी देते समय सरकार बनी, आपने ट्रेन से देखा कि हमने पानी वहां पहुंचाया है। हमने बुंदेलखंड चाहे देवरिया हो चाहे आपका गाजियाबाद, हमने बेहतर काम किया है और काम कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए। नहीं, पराली की बात जो रही, आप जानते हो उसमें सुप्रीम कोर्ट लोग बहुत से गए, बहुत से लोग हाई कोर्ट गए, और उसमें जो बना मामला उसमें, क्योंकि किसान भाइयों का किसी एक समस्या है, क्योंकि हमें सरकार जानती है उस समस्या के तहत जो है हमारी सरकार ने ये कहा कि आप जो है जैसे ही आपकी फसल कटती है तो आप तत्काल लेखपाल को अवगत कराएं, तहसीलदार को अवगत कराएं, वो आके उसका मुआयना करेगा, मुआयना करने के बाद जो है उसका समाधान भी करेगा। उसके समाधान, क्योंकि हमने समाधान इसलिए कहा क्योंकि अगर तत्काल सेवा उपलब्ध हो सकती है तो उसको अवेलेबल कराई थी, उसको लेखपाल के जरिए करा जाए, उसको भी सही स्थान में पहुंचाया जाए। अब होता क्या है कि बगैर सूचना के लोग क्या करते हैं, उसको खेतों में जला देते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रधान बहुत से बताते हैं, बहुत से नहीं बताते, क्योंकि हमें सरकार बराबर बता रही है, लेखपाल जाता है बराबर बता के आता है। कमर अली जी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा ना भाई। देखिए, मशीनरी आपके पास है, ये बताना भी आपका काम है भाई। किसान अगर पराली ना जलाए तो क्या करे? वैकल्पिक तौर पर आपने उसको क्या व्यवस्था दी, उसके खेत तक क्या पहुंचा है कि वो पराली को ना जलाकर क्या करे? अगर आप ये कह रहे हैं इस डिबेट के अंदर कि देखिए बहुत से प्रधान नहीं बताते हैं, तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी? या प्रधान के ऊपर ठीकरा फोड़ देने से तो आपकी जिम्मेदारी से आप बचेंगे नहीं? वो बात पहुंची क्यों नहीं? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कमर अली जी आपसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये समस्या इस बार आई है, हो सकता है कि आप कन्वे नहीं कर पाए। भाई 3 साल से हम लोग देख रहे हैं, और 3 क्या बल्कि चौथा साल आप कह लीजिए, 4 साल हो रहे हैं, 4 साल से यही समस्या और बहुत विकट होती हुई। इस बार तो एक्यूआई पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ रहा है। तो ये नजर आ रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो जमीन पर नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कमर अली जी, देखिए, आप जानते हैं ये समस्या नवंबर और दिसंबर के 2 माह में आती है। आपने अगर गौर करेंगे इस बात पे, इस बात पर आप गौर करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा ये बात कही है, हमारी सरकार ने हमेशा कही है कि यदि आप खुद करना चाहते हैं उसका समाधान सब्सिडी हम 50-50%, 70-70%, 80-80 उपकरणों पे सब्सिडी आपको दे रहे हैं, उसको आप खरीद लीजिए। नहीं है तो उसके लिए भी आप ब्याज ले लीजिए। हम लगातार कह रहे हैं किसान भाइयों से, हम उसके दर पे जो है लेखपाल को भी भेज रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रधान अन्य किसी पॉलिटिकल पार्टियों से अटैच होते हैं, क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए उनको किसी और पॉलिटिकल पार्टी से हम अटैच हैं, हमें काम करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत के लिए काम करना। अगर दशा अनाज नहीं उगाएगा तो कोई नहीं खा पाएगा, कोई जीवित नहीं रह पाएगा। इसमें लोग पॉलिटिकल पार्टियां हैं जरूर, राजनीतिक दल आप लोग अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद मत करिए, क्योंकि मनभेद करेंगे तो तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी, क्योंकि जब किसान अरे कमर अली जी भाई, प्रदूषण पर क्या राजनीति करना? प्रदूषण पर राजनीति करना मतलब ये तो वही बात हो गई कि समस्या को देख करके आंखें बंद कर लेना। जिम्मेदारी आपकी है, सवाल जरूर आपसे पूछना चाहिए, लेकिन राजनीति कम से कम ना हो। ठीक है, कपीश जी से मैं इसका जवाब लेता हूं, आ रहा हूं कमर जी। कपीश जी, बढ़ता हुआ प्रदूषण जिम्मेदार कौन और कारण क्या नजर आ रहे हैं आपको, और क्या ये माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की ही है? आयुष भाई, पर्यावरण के लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। मैं सिर्फ सरकार के लिए नहीं कहूंगा, ये सबकी कलेक्टिविटी होनी चाहिए जी, और कलेक्टिव मोड में इसको लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आपके सबके जान से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अगर सबसे बड़ा अगर किसी का दायित्व है तो ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि वाकई मशीनरी तो उन्हीं के पास। दूसरी चीज, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, इन्होंने एक सेस नाम का टैक्स लगाया जी 0.50% जी, जिसका कि इन्होंने कुछ बताया नहीं कि आज तक 20,000 करोड़ रुपए कहां चले गए, इनको खुद नहीं पता है। शायद हो सकता है हमारे कमर अली भाई ऑडिट की रिपोर्ट अपनी ना पढ़े हो, तो उनको हम जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वो इन्हीं सब चीजों के लिए सेस लगाया गया। आखिर डेनमार्क जैसी जो कंट्री है, या हमसे छोटी कंट्रियां एयर फिल्टर लगा करके वो अपनी संपोषणीय विकास को पूरा कर रहे हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? 6 साल से इनकी केंद्र सरकार चल रही है, 4 साल से प्रदेश सरकार चल रही है। आप ये कहना भी चाहते हैं कि हमने किसान को सम्मान निधि 2,000 रुपए की दे दी। आप ये भी कहना चाहते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का आपने आते ही माफ कर दिया। तो माफ लीजिएगा, ये किसान भी जानता है कि आपने जो समूचे किसान के लिए कहा था
और कहाँ आप उसको लेकर के आए थे, कहाँ 1,86,00,000, कहाँ 80 लाख, और उसमें भी ₹1 75 पैसे के भी सर्टिफिकेट आपने बांटे हैं। और क्योंकि मैं भारतीय स्टेट बैंक का पैनल एडवोकेट भी हूं, तो बहुत सी लीगल चीजें हमारे हाथ के सामने से गुजरी हैं। बहुत दुखदाई है, किसान दौड़ता रह गया, उसके पैसे की कोई माफी नहीं हुई, इन्होंने बेस ईयर में ही फंसा के उसको रख दिया। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2000 की जो आप सम्मान निधि दे रहे हैं, 6,000 रुपए, समाजवादी पार्टी 500 रुपए पेंशन का पहले ही उनको सम्मान देती थी, 6,000 तो हम ही देते थे, तो आप क्या दे रहे हैं? दूसरी चीज, एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर किसानों के उतने शुभेच्छु हैं, तो आप मुझे बताइए, आप पराली जलाने के लिए आप उन पर आपराधिक बात ले आएंगे, आप उनको दंडात्मक कार्रवाई करने जा रहे हैं। किस तरीके की आप दो तरीके नीतियां लेकर के चल रहे हैं? और तीसरी बात यह है कि जब मशीनरीज आपके पास है, तो आप इसका चीज प्रधान पे और बीडीसी सदस्य पे क्यों दो रहे? आपके पास जिला अधिकारी है, जिला अधिकारी के पास एसडीएम्स होते हैं, उसके नीचे नायब तहसीलदार और तहसीलदार और के कानून गो पटवारी सारे तो होते हैं, वो आपकी चीजें हैं। आप क्यों नहीं अगर अवेयरनेस का प्रोग्राम चला पाते हैं? बिल्कुल कपिल जी, देखिए यही सवाल मैंने कमर अली जी से इसीलिए पूछा क्योंकि मैंने शुरुआत ही चर्चा की इस बात से की कि कलेक्टिव तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अब मशीनरी आपकी, तो भाई जिम्मेदारी तो आपको उठानी पड़ेगी ना, और जनता ने जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए आपको बैठाया है। ठीक है कपिल जी, मैं आऊंगा क्योंकि आपने अब बात किसानों की और किसानों पर ही हम लोग थोड़ा ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राकेश टिकैत जी, एक तो पराली को लेकर के हम लोग देखते हैं और खासतौर से दिल्ली एनसीआर उसके आसपास के इलाके में तो सीधे तौर पर यही मान लिया जाता है कि पराली ही इसका एक कारण है, जबकि इसके और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। लेकिन किसानों के ऊपर एफआईआर करना या ये कहना कि इन्होंने पराली जलाई तो एफआईआर ही होगी, क्या कोई जो सहायता है या कोई जो पराली प्रबंधन है वो किसानों तक पहुंच रहा है? सरकार की तरफ से कुछ पहुंचाया गया है, कुछ सुविधा मिली है क्या किसानों को? राकेश टिकैत जी, देखो अभी तो कोई सुविधा नहीं मिल पाई, और पोल्यूशन का जन्मदाता पुराली को मान लिया। इनकी जो हिस्ट्री लिस्ट में वो पुराली है, वो नहीं निकल पा रही पिछले 3 साल से। उसके लिए गाड़ियां जिम्मेदार हैं, उसके लिए उद्योग जिम्मेदार हैं, उसके लिए जो प्लास्टिक जलती है फैक्ट्रियों में वो जिम्मेदार है। किसान तो अब यहाँ पे तो पुराली मिलती नहीं, जहाँ पे उन्होंने एफआईआर करी सहारनपुर में, वहाँ पे तो पशु उसको खाने के काम लेता है, इसको अपने चारे में लेता है जी। और हरियाणा में इससे बिजली बना रहे हैं। आप यमुनानगर और जितनी भी बेल्ट है उसमें बड़े बड़े पंडल बना रहे हैं, और वो उसमें उसको जुपाई करते हैं, उससे बिजली का यूज करते हैं। हमने भारत सरकार को कहा कि हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, हमारी रिसर्च क्या कर रही है, उनके लिए आप फंड दो, और इसका क्या निस्तारण हो सकता है तो सरकार की जिम्मेदारी है पूर्ण। भाई हमने अनाज पैदा करके सरकार को दे दिया, अगर इससे कोई नुकसान हो रहा है तो सरकार इसका निस्तारण करे। सरकार बताने को कोई तैयार नहीं है, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है, और ये मान लिया कि जी किसान जलाता है, इससे पोल्यूशन फैल रहा। ये गाड़ियां क्या फैलाती हैं? ये कोई अगरबत्ती का धुआं देती है गाड़ियां जो इतनी चल रही है। नहीं टिकैत जी, आपकी बात भी सही है। देखिए उसका कुछ परसेंटेज पराली का भी है, लेकिन ज्यादा कारक कुछ और भी है। लेकिन रोकना तो हमको है, तो कलेक्टिव इफर्ट के बीच में तो सारी चीजें आएंगी ना भाई। हर चीज को रोकना है, कंटेन करने का एक तरीका होना चाहिए, किसान परेशान ना हो, इसलिए चर्चा हम लोग कोई ना रोक रहा बिल्कुल भी, परेशान नहीं हो किसान, परेशान ना हो, वो व्यवस्थाएं मिल रही कि नहीं मिल रही है। इसीलिए टिकैत जी मैंने आपसे सवाल पूछा था। ठीक है, मैं इसका जवाब कमर अली जी से लूंगा, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, प्रमोद गोस्वामी जी। देखिए आपके पास तो एक बड़ा लंबा अनुभव है प्रमोद जी, ये जो समस्या है और खासतौर से पराली जो पिछले 4-5 सालों से हम लोग बहुत सुन रहे हैं, क्या ये फौरी तौर पर बन गया है या आपको लग रहा है कि मिसमैनेजमेंट होते होते हम इस कंडीशन में पहुंच गए कि अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम इसको मैनेज कैसे करें? प्रमोद गोस्वामी जी, आपका कमेंट चाहूंगा मैं। आयुष जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जो टिकैत साहब ने बात कही, राकेश टिकैत जी ने जो कहा कि खाली पराली ही प्रदूषण को बढ़ाने की जिम्मेदार नहीं है, इसमें बहुत से कारण हैं। लेकिन एक चीज है कि सरकार ने वो खाली एक निर्देश देने का काम कर देती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन खाली इसी इशू पर नहीं, और ऐसे बहुत से इश्यूज हैं। गाड़ियों को ले लीजिए, गाड़ियों के ऊपर उन्होंने कहा कि साहब इसमें आप प्रदूषण जब तक आप उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे गाड़ी सड़क पर नहीं निकलेगी। आप देखिए सैकड़ों गाड़ियां आपको सड़क पर बगैर प्रदूषण के मार्ग के मिल जाएंगी।
तो सरकार की को एक चीज चाहिए कि वो इन चीजों पर और कम से कम प्रदूषण जैसे मामले में सफाई, जो प्रधानमंत्री जी का है का एक लक्ष्य है सफाई अभियान, आप सफाई अभियान की दुर्दशा ले लीजिए या पराली छोड़ दीजिए, जो जिसको प्रधानमंत्री जी पूरे देश में खुद झाड़ू लगा के ये संदेश दे रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर वहां से प्रधानमंत्री कार्यालय से चलते चलते जब निचले स्तर पे आ जाता है तो सब नल एंड वाइड हो जाता है। तो जब तक इस पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक इसका ये संभव नहीं है। हाँ, पराली के मामले में टिकैत जी को भी ये चाहिए कि वो किसानों को ये बात सलाह दें कि उनके यहाँ जो अगर निकल रही तो उसको वहाँ खाद बनाने के में प्रयोग कर सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वो बिजली के रूप में उसका कोई ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगा के वहाँ उन लोगों को और विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो वहाँ बिजली भी निकलेगी। अगर यहाँ हो जाए तो खाद की भी एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो रहा। दूसरी, अगर ये जब व्यवस्था कर देंगे और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, इसके लिए जिम्मेदार किसान जिम्मेदार नहीं है जी। इसके लिए जो अभी टिकैत जी ने कहा कि साहब तहसीलदार भी है और एसडीएम भी हैं, डीएम भी हैं, सारे लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं ये नहीं देख पा रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने या अवेयरनेस नहीं चला पा रहे हैं या लोगों को सलाह नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अक्षमता प्रशासनिक अमले प्रमोद जी देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक अवसर था भाई। देखिए प्रमोद जी, देखिए मैंने इसीलिए चर्चा की शुरुआत में ये बात कही कि देखिए जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त हम लोगों ने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बेहतर हो गया था, जो कभी नहीं हुआ वो हो गया था। एक इतना अच्छा आपके पास मौका था, अगर आपका प्रदूषण का लेवल एकदम आपके कंट्रोल में आ गया था तो फिर ये अचानक से 1-1.5 महीने में कैसे बढ़ गया? इसका मतलब लापरवाही हुई है। बिल्कुल इसका मतलब लापरवाही हुई है कि 1.5 महीने के अंदर आप ये देखिए कि इस कंडीशन में आ गए कि आप सांस नहीं ले सकते। नहीं आयुष जी प्रमोद जी, इस पर विडंबना ये देखिए कि सरकार की नीयत तो ठीक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है और हालात बदतर होते जा रहे हैं। कमर अली जी, इसका क्या जवाब है भाई? देखिए एक तो बहुत बढ़िया अवसर था आपके पास, क्योंकि जो एफर्ट आप लोग करते रहे, चाहे नदियों के प्रदूषण से लेकर के या एनवायरमेंट के इस प्रदूषण के अंदर आप लोग जो प्रदूषण को रोकने का काम करते रहे, इतने समय तक इतना पैसा खर्च किया, वो तो लॉकडाउन में ऐसे ही हो गया था। 1.5 महीने के अंदर इतना प्रदूषण बढ़ गया कि अब आप ये कह रहे हैं कि देखिए हम लोग तो काम कर रहे थे, ये 1.5 महीने में आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कमर अली जी। बिल्कुल हमारी सरकार से पूछा जाएगा, हम जवाब देने के लिए बैठे भी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। 197 लगभग अधिकारी हमने जेल भेजे हैं, शिक्षा का काम नहीं करना चाह रहे थे। कितने भ्रष्टाचार में पकड़े हैं और कितने अधिकारियों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि देखिए हम आवाम के लिए आए हैं, आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग आवाम के लिए, क्योंकि मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं अधिकारी, अगर वो आवाम के लिए काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल उनको जेल भेजा जाएगा, बिल्कुल निलंबन उनका होगा। आपने देखा रिटायरमेंट की प्रक्रिया हमने चालू कर दी और करी है। देखिए अधिकारियों को काम करना होगा, क्योंकि हमारी जवाबदेही बिल्कुल बनती है। हम उस बात से हटने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जितने सख्त हैं, आज तक इस प्रदेश को इतना सख्त मुख्यमंत्री नहीं मिला जितना अधिकारियों में आज भी डर रहता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री से कोई शिकायत पहुंच गई तो या हम जेल भेजे जाएंगे या हमें बर्खास्त सेवा से हटा दिया जाएगा। देखिए उन अधिकारियों को हमने, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा प्रोपोर्शन देख रहे हैं तो ठीक है, अधिकारियों पे जो आप कार्रवाई कर रहे हैं वो तो मुझे दिख रहा है कि एक आध होंगे उसमें, लेकिन इतने किसानों के खिलाफ जो आपने FIR दर्ज कर दी, उसके लिए क्या किसान ही जिम्मेदार है? भाई किसान को अगर पराली प्रबंधन का आपने सही तरीके से उचित उसको प्रबंध कर दिया होता तो वो क्यों जलाता पराली? उसके ऊपर आपने FIR भी की, उसका आप जुर्माना भी वसूल रहे हैं, किसान के आप बेहतरी की भी बात कर रहे हैं, दूसरी ओर से आप जुर्माना भी वसूल रहे हैं। भाई ऐसे कैसे होगा? किसान का बेहतर कैसे होगा? एक तो वैसे ही किसान परेशान है और ऊपर से आप ये सब भी करेंगे तो किसान तो और परेशान। देखिए मैंने कहा जागरूकता सबको, इसकी जिम्मेदारी तो मुझे लगता है कि किसान से पहले आपको अधिकारियों पे डालनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एरिया में अगर हुआ तो अधिकारी नपेंगे। किसानों पे FIR दर्ज करके या उनसे आप जुर्माना वसूलेंगे तो मुझे लगता है ये कोई सलूशन है नहीं। बाकी अब आपकी सत्ता है, आप बताइए कैसे करेंगे? बिल्कुल बेहतर बात आपने कही, क्योंकि हमारी सरकार जो अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सख्त हैं, क्योंकि पराली जलाने का जो सिस्टम है उसको बना कर दिया गया है। आप जानते हैं यदि ऐसा होता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी अवहेलना मानी जाएगी। आप ही आयुष जी इस बात जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि ये मसला विचाराधीन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह लोग गए हैं और दोनों, ये आज की समस्या नहीं है कि 1 साल की समस्या हो। हमारी सरकार बेहतर है तो 15-20 साल ये समस्या हमेशा उठती रही है। 15, क्योंकि आप जानते हैं 15 साल के बाद वक्त हो गया, 3.5 साल मुझे काम करते हुए। हमने बेहतर सुविधाएं किसानों को भी दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा वन दाता है,
हम उनके लिए तो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उनको गाँव-गाँव बताते हैं। लेकिन जो लोग हमारी सरकार से पहले भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए, यहाँ आज की समस्या नहीं है ये, क्या आज की समस्या हो, लेकिन जागरूकता कर रहे अधिकारी। अगर इस तरह की अधिकारी जो है अगर अवगत नहीं करा रहे, अधिकारी जाके उस तरह की अगर सूचनाएं नहीं दे रहे हैं तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनको भी जेल भेजेंगे। हमें कमर अली जी, बहुत एक सीधा सा जवाब, फिर मैं कपीश जी के पास जाऊंगा। मुझे बताइए, क्या किसानों के ऊपर उनके ऊपर फाइन लगाना, उनके ऊपर FIR दर्ज करना, ये आपकी मजबूरी है, आदेश है, इसलिए आप कर रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि जागरूकता की कमी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे मामला विचाराधीन है, क्योंकि उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार फिर उससे अनुरोध करती है आपके चैनल के माध्यम से कि सारे लोग, आप जो है, देखिए, मतभेद आप हो सकते हैं, आपके हमारे मनभेद ना करिए। किसान अन्नदाता है, उनको जागरूक करिए, सहयोग करिए। सरकारी आपने देखा कि जितनी हमने सुविधाएं किसानों भाइयों को दी हैं, हमने कर्जा माफ के, जो किसान भाई सुसाइड करते थे बुंदेलखंड में, घास की रोटी खाते थे, हम कितना सुधार करके 3.5 सालों में लाए हैं। अरे कमर अली जी, जनता ने भरोसा करके इसीलिए आपको चुन के भेजा है कि भाई अगर पराली की भी समस्या है ना, तो आप वहां पर भी उनके लिए व्यवस्था तो कम से कम करेंगे ना, कुछ तो करेंगे। बिल्कुल। अगर वो जला रहा है तो इसका मतलब आप व्यवस्था नहीं कर पाए। अगर आप व्यवस्था कर देंगे, भाई टिकैत जी बैठे, बताइए कौन किसान कहेगा? सरकार ने कहा कि हम आपकी पराली लेंगे, हम इससे जो भी हमको करना होगा हम करेंगे, आप पराली हमको दे दीजिए काट कर। किसान को क्या करना है? जिसको जानवर को खिलाना है वो जानवर को खिला देगा, या उसके लिए अगर आपने उसको मनी मेकिंग प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया तो किसान खुद बेच लेगा उसको। लेकिन जब उसके लिए वो यूजलेस है तो जलाने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प तो नजर नहीं आता। और फिर वो जलाएगा तो आप FIR करेंगे, आप उसको जेल में डालेंगे, तो फिर भाई ये तो गड़बड़ होगा ना मामला। कैसे इससे निपटेंगे? सवाल ये है ना। और प्रदूषण तो फैला ही हुआ है, परेशान उसमें किसान भी है, उसमें कमर अली जी भी हैं, उसमें आशीष जी भी हैं, उसमें मैं भी हूँ, सब शामिल है उसमें। सब जो इस धरती पे है, जो मनुष्य है, उसको तकलीफ तो है ही है ना, कि ऐसा नहीं कि तकलीफ उस मनुष्य को तकलीफ है। मैंने आपसे कहा कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से हमारे अन्नदाता जो हैं वो अपने सिस्टम से कर रहे हैं, अवगत कराते हैं, क्योंकि वो अन्नदाता हमारे हैं, वो जागरूक हो चुके हैं, इसलिए उससे गलती नहीं होती है। जिनको सोचते हैं राती रात हम जला देंगे उसको और किसी को जानकारी नहीं हो पाएगी। कमर अली जी, सरकार आपको नहीं नजर आ रहा कि विफल है? सीधे तौर पर स्वीकार करिए कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग मैनेज नहीं कर पाए, जो आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, चाहे वो आपका चाहे अब आपके अधिकारी ना कर पा रहे हो, या आपका जो मैसेज है वो पहुंच ना रहा हो उन तक। दो चीजें हो सकती ना, क्योंकि या तो योगी जी ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए हमारे प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये बात, लेकिन वो मैसेज या तो आपके अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं या आप उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवा नहीं पा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कुछ चंद लोग, देखिए, जागरूकता हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है, जागरूकता अभियान भी चला रही है, हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। मैंने आपसे कुछ लोगों की मैंने आपसे बात कही, चंद लोगों के ऊपर, आप सबको नहीं कह सकते कि सबको कह दें आप। चंद लोग अगर गलती कर रहे हैं तो चंद लोग भाई, उस कुछ लोगों की वजह से हमारे किसान भाई परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जिनका जिक्र आप अभी कर रहे थे, जिनकी सबसे ज्यादा चिंता यहाँ सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। किसान की चिंता तो सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। कोई एक पार्टी मुझे बताइए जो कहती हो कि वो किसान की चिंता नहीं कर रही है, लेकिन आखिर में पिस कौन रहा है? किसान। आखिर में कौन पिस रहा है? किसान। कितनी इंडस्ट्री आप बता पाएंगे मुझे? बताइए कमर अली जी, अभी हम लोगों ने ये तो सुन लिया कि इतनी FIR किसानों के खिलाफ हो गई पराली को जलाने को लेकर के। क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम सामने आया कि कोई इंडस्ट्री अगर प्रदूषण फैला रही थी तो उस पर आपने कार्रवाई कर दी? या कोई अगर अपने वाहन से धुआं ज्यादा फैला रहा था तो उस पर कितनी कार्रवाई की आपने? भाई इसका कोई आंकड़ा नहीं मोटा मोटी आपके पास? अरे मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ आयुष जी, जाजमऊ की, कानपुर की, जितने भी चमड़ा उद्योग हैं जो डायरेक्ट प्रदूषण कर रहे थे, सबको बंद कर दिया गया है हमारी सरकार में। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। बड़े बड़े जो लोग कहलाते थे फिटिंग कर लेते, पिछली सरकारों के अंदर नदियों का गंदा करते थे, आप देखिए उनके सरकार, हमारी सरकारों के खिलाफ कार्रवाई करी नहीं करी। आप देखिए, अब आप कहेंगे कि आपने उन फैक्ट्रीज को, कंपनीज को बंद कर दिया, तो लोग ये भी कहेंगे कि भाई वो रोजगार भी छीन दिया आपने। भाई प्रदूषण ना फैलाए, रोजगार भी देते रहे, दोनों का रास्ता निकालना आपको ही है। कंपनी फैक्ट्री लगेंगी तो कुछ ना कुछ तो धुआं उड़ाएंगे भाई, लेकिन उसको सही तरीके से ट्रीट करें तो वही काम भी सही करेंगे। वो ट्रीटमेंट सही से नहीं है ना, बात ये है। भाई आदमी है तो वो गाड़ी तो चलाएगा ना, लेकिन गाड़ी CNG वाली चलाए, इसके लिए आपको लोगों को जागरूक करना ये ज्यादा जरूरी है। कपीश जी, जागरूक करना है। 15 साल हमने कहा कि 15 साल पेट्रोल गाड़ी जो है वो चलेगी। असर होना चाहिए था ना। देखिए कमर अली जी, अगर प्रदूषण का लेवल 1% भी कम हो गया होता तो मैं मान लेता कम से कम 6 साल तो केंद्र के अंदर हो गए और 4 साल प्रदेश में हो गए, कुछ भी कम नहीं हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ, इसलिए एफर्टलेस हो गया। कपीश जी 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 आयुष जी, बहुत देर से मैंने कमर भाई को सुना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये या तो सरकार की अनुभवहीनता को बता रहे हैं कि सरकार के अंदर अनुभवहीनता है और उचित प्रशासन सरकार नहीं कर पा रही, और या फिर ये फर्जी और झूठ परोस रहे हैं जनता के साथ।
रह रह करके इनको आत्मग्लानि होनी चाहिए, जहां वहां ये राजनीति करने लग रहे हैं। हम इसको राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहते, लेकिन इन्होंने तमाम अवसर आने पर पिछली सरकारों को भी कोसने का काम किया। अपने जो किसान का ऋण माफी करने की बात कहे, उसका क्या मतलब है? कोई रेलिवेंसी है पर्यावरण प्रदूषण से जिसकी आप तर्क दे रहे हैं? अरे जिस मैटर पे बैठे उस पर बात की। मैं एक बात कह रहा हूं, साइंटिफिकली आप इसको प्रूव करा लीजिएगा, चाहिए तो गूगल सर्च कर लीजिए। जो पराली से हमारे यहाँ एनवायरमेंट में प्रदूषण हो रहा है वो केवल पूरे प्रदूषण का 10% है, जिसके लिए इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है। वास्तव में जो सत्यता है वो सबसे ज्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है, रेड और लेड का है। और ये रेड और लेड कहां से आते हैं? तो ये उद्योगों से आते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से आता है? तो हमारे फ्रिज और एसी से आता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से आता है? तो वो हमारे बस से, ट्रक से, जीप से, कार से, मोटरसाइकिल से, इससे आता है कमर में। तो सरकार को ढकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अनुभव नहीं करेंगे, प्रशासन को आप टाइट नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और आप उन बेचारों पे कोड़ा चलाना चाहते हैं जो कि गरीब किसान है। हमारे देश में 80% से ज्यादा तो गरीब किसान है, और आप उन किसानों के ऊपर आप जो है FIR कराएंगे, उनको आप जेल कराएंगे, उनकी आप बेल कराएंगे, और फिर वो महंगे और सस्ते वकीलों के चक्कर में फंसेंगे और तमाम चीजें दौड़ते रहेंगे, खेती बाड़ी छोड़ देंगे। ऐसे देश नहीं चला पाएंगे कि कानपुर में मैंने ये बंद करा दिया, गोरखपुर के अंदर आमी नदी पे आज से आंदोलन नहीं हो रहा है, और यहाँ गीडा के अंदर तमाम फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, बिड़ला तक की फैक्ट्री लगी हुई है। किसानों से लेकर के श्रमिकों ने तमाम आंदोलन किए, लेकिन आज तक आपकी पार्टी में इतनी सी भी जू नहीं रेंगी है कि यहाँ पर ले करके जो है कोई कार्रवाई की जाए। और अभी हाल के ऊपर बता रहा हूं कि आपको ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लताड़ लगाई है, और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। मैं इसलिए कहने की बात कह रहा हूं कमर भाई कि आप पॉलिटिक्स इसमें बीच में घुसेड़ रहे, मत घुसेड़िए। उस लायक नहीं है आपकी सरकार की पॉलिटिक्स कर पाएगी। जहां पर सीधी प्रभाव सीधे जनता के ऊपर पड़ रहा है तो आप उसको माफी से जोड़ रहे हैं, ऋण माफी से। और ऋण माफी भी आपने किस सन का किया, आप बताइए मुझे, किस सन का ऋण माफी किया आपने? 2016-17 का किया, 2015-16 का किया, 2017-18 का किया, किस वर्ष का किया आपने? बताइए। बिल्कुल मैं बता। चलिए ठीक है कमर अली जी, आप जवाब दीजिएगा इसका, लेकिन राकेश टिकैत जी से भी मैं एक सवाल ले लेता हूं। राकेश टिकैत जी, क्या किसानों के पास वाकई में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पराली को जलाएं, या कुछ इस तरीके की भी चीजें हम लोगों ने देखी हैं कि प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन अब चूंकि किसानों को है कि भाई हम जला देते हैं, ये हमको ज्यादा इजी पड़ता है, इस वजह से भी करते हैं लोग। मैं ये कह रहा कि किसान को लेकर के क्या आपको नहीं लगता टिकैत जी, कम से कम आप लोग थोड़ा सा अवेयर कर दें, सरकार तो कर नहीं पा रही है, आप ही लोग कर दें, किसानों को समझा दें भाई जाइए, इसका कोई दूसरा प्रबंधन हो सकता है। हम कर रहे हैं, पुराली तो ढूंढी नहीं मिल रही। मैं जिस घर में बैठा हूँ ये पुराली का घर है पूरा, ये जी, इसको तो किसान खाने में यूज करता है, पशु को चारा देता है, इससे तो खाद बनता है। जो इसका वेस्ट होता होगा, जो घास होती होगी इसकी थोड़ी बहुत, किसान अगर जलाता होगा तो घास वगैरह जो डोली पे होती है उसको जलाता है। हमारे यहाँ तो पुराली अब नहीं जलाता कोई भी। जी। और रही दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा कि डीजल के इंजन हम गाड़ियां हम 15 साल में बंद कर देंगे, पेट्रोल वाली, डीजल वाली 10 साल में कर देंगे। भाई आपको एफिडेविट ये भी देना पड़ेगा कि जो आपके हवाई जहाज है वे एक साल में बंद होंगे, क्या वे बंद हो रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप दिल्ली में आप जाकर देख लो, पार्लियामेंट हाउस के अंदर वो गाड़ी खड़ी है जो इसकी आती है टोयोटा की क्वालिस, वह गाड़ी वहां पार्लियामेंट हाउस में चल रही है आज भी। उसको बंद हुए होंगे 15 साल तो बंद हो गए क्वालिस गाड़ी को। अगर पार्लियामेंट में चल सकती है तो किसान का ट्रैक्टर भी चल सकता। इन्हें कह दे किसान का ट्रैक्टर 10 साल में चलेगा, तो किसान को बर्बाद करने की एक साजिश रची जा रही है। अभी एनजीटी का एक ऑर्डर हो रहा गया कि एनसीआर में कौन सी फसल बोएगी वो एनजीटी बताएगा। यहाँ पे आंदोलन होंगे ये, यहाँ एनजीटी अब खेती करनी भी एनजीटी बताएगा। अरे इसका पोल्यूशन अगर फैला रही तो इसका सोल्यूशन बताओ भाई। आपको चावल चाहिए तो किसान पैदा करके दे रहा है ना।
आपने राकेश तो जी मुझे ये लॉकडाउन बताइए, राकेश जी ठीक है, आप किसानों किसान पर नेता, लाठियां मुझे लगता है बजाई। कि आप इसका बेहतर मुझे जवाब देंगे। मुझे ये बताइए कि 5-1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पराली को लेकर के बड़ा एक शोर है कि आप पराली जला रहे हैं। भाई क्या किसान पहले भी पराली जलाता था, नहीं जलाता था, क्या स्थितियां थी? पहले तो नहीं होता था ऐसा, ये अचानक से क्या होने लगा? ये 5 साल से पहले ये पराली की वजह से भी गैस चैम्बर कैसे बन जा रहा है? जलाता था, पहले भी पराली जलाता था, ये परंपरागत तरीके से जल रही है पराली। लेकिन मुझे ये बताओ कि पंजाब में पराली जल रही, हरियाणा में जल रही, तो दिल्ली में कैसे जाती है? इस साइड की तो हवा नहीं चलती भाई। देश में हवा पूरा पश्चिम चलती है, उत्तर दक्षिण चलती है, ये ऐसे तो हवा कभी हमने चलती देखी नहीं। और ये हर बार होगा कि इसी महीने में जब पंजाब में पराली जलेगी तो दिल्ली में आएगी। ये एक किस्म से क्लाइमेट चेंज है। जब सर्दी होती है तो जो यहाँ पे हमारी फैक्ट्री चलती है, हमारी गाड़ियां चलती है, क्या करोड़ों गाड़ियां हैं दिल्ली के अंदर, एनसीआर में, उनका जो धुआं है वो नहीं निकलता? क्या जो डस्ट है वो नहीं निकलती? इंडस्ट्रीज का फाल देखो। भूरे लाल जी जो एनजीटी के, वह मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री देख कर गई, तो वह पूरी इंडस्ट्रीज पूरा पोल्यूशन फेंक रही, वाटर पोल्यूशन फेंक रही, जमीन के अंदर पानी डाल रहे हैं, किसान तो उसको पीने का मजबूर है, उसको कोई नहीं देखेगा। एक पराली इनके शब्दकोश में, पोल्यूशन के शब्दकोश में किसी पढ़े लिखे का दिमाग चला है, ये उसने पराली डाल दी बस। वो कभी पंजाब गया होगा, किसी गांव का होगा, घूमने गया होगा, वो पराली जलती देख ली, धुआं देख लिया उसको, वो उसने कहा कि अच्छा इसको लिखो, और इसके शब्दकोश में लिख दिया। वो शब्दकोश से पराली को हटा दो, पराली पोल्यूशन नहीं फेंकती, ये उद्योग धंधे गाड़ियां पोल्यूशन फेंकती है। प्रमोद गोस्वामी जी, प्लास्टिक चलती है वो पोल्यूशन बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं टिकैत जी। इसीलिए मैंने शुरुआत में भी ये बात कही थी कि केवल पराली ही कारण नहीं है, पराली एक कारण हो सकता है लेकिन केवल पराली ही कारण नहीं है। प्रमोद गोस्वामी जी मुझे ये बताइए कि क्या, देखिए ठीक है, एक बड़ा चूंकि समस्या है वैश्विक, हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण तो एक वैश्विक समस्या हो गया अब तो। मुझे ये बताइए कि लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रिवेंटिव मेजर्स भी तो हम लोग ले सकते हैं ना, जिससे कुछ तो कमी हो ना। लेकिन ये जो AQI है वो पिछले साल से भी ज्यादा अगर खराब होता हुआ नजर आए तो क्या हम ये मान लें कि वो छोटे छोटे प्रिकॉशंस भी नहीं ले पा रही है सरकार? ये तो पूरी तरीके से क्या मिसमैनेजमेंट ही नजर आता है प्रमोद गोस्वामी जी? नहीं आयुष जी, मुझे लगता है ये मिसमैनेजमेंट ही है। मतलब ये आप देखिए कि मतलब जो अभी हमारे वकील साहब ने एक बात कही कि 10% पराली का है, ये 90% कहाँ से आ रहा है? किसानों पर ही पूरा ठीकरा क्यों फोड़ दिया जाए कि साहब ये जितना भी प्रदूषण हो रहा है वो पराली की वजह से हो रहा है? ऐसा है नहीं, ये बात सच है कि वो हो रहा है। इसके देखिए दो चीजें अगर हम ये मान भी लें कि जो सरकार सोच रही है कि साहब या किसी का मानना है कि पराली ही इसमें प्रदूषण को बिगाड़ने में उसका अहम योगदान है, तो एक छोटी सी बात है कि आप खाली अब इतनी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन सिस्टम कर दीजिए जिले में कि वहाँ के जो गांव है वहाँ पर जब ये हो तो उसको एक चेक कर लें, और चेक करने के बाद वहाँ का प्रधान हो, वहाँ का जो तहसीलदार हो, वो वहाँ के किसानों को बताए, उसका सब्स्टिट्यूट करे, या सरकार को खरीदना है खरीद ले, उसके बाद वो बिजली बनवाए या उसको जो भी करे। लेकिन एक सिस्टम बनाना होगा, फुल प्रूफ सिस्टम बनाना होगा। वही स्थिति है कि गाड़ियों के ऊपर है, गाड़ियों के ऊपर कि गाड़ी कितना प्रदूषण कर रहे हैं, उद्योगों से कितना प्रदूषण हो रहा है, ये उन प्रदूषणों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। लोग कह देते हैं कि वो लगना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं। पैसे लेके फैक्ट्रियां चलती हैं, गाड़ियां धुएं फेंकती हुई उड़ रही हैं, ये हाल बुरा है। तो जब तक व्यवस्था को, सिस्टम को आप चुस्त दुरुस्त नहीं करेंगे, आप प्रदूषण को नहीं ठीक कर सकते हैं। आप ठीकरा चाहे किसान पे फोड़िए, और चाहे गाड़ियों पे, और चाहे उद्योग पे फोड़िए, इसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। पूछा ना कमर अली जी से, उन्होंने कहा कि उन्होंने कानपुर के अंदर कई ऐसी टेंडरी थी जो प्रदूषण फैला रही थी, बंद कर दिया। भाई बंद करना तो सोल्यूशन नहीं हुआ ना, बंद कर दिया तो उससे और समस्याएं और हो गई। लोगों को ये हो गया कि उनका रोजगार चला गया, आपका इन्वेस्टमेंट चला गया, उसका हल क्या निकाला गया? मैं सवाल शुरुआत से यही पूछ रहा हूँ कि भाई ठीक है 15 साल से जो नहीं हो पाया वो आप 5 साल में कैसे करेंगे? लेकिन कुछ तो दिखना चाहिए था ना। AQI तो दिखा रहा है कि पिछले साल से भी बदतर हो गए हम, और वो भी तब जब लॉकडाउन में हम एकदम बेहतर स्थिति में थे। तो ये तो मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हो गया ना। बेहतर स्थिति बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है आयुष जी, मिसमैनेजमेंट है। और उसके बाद जो आप अभी कह रहे हैं, ये तो जल प्रदूषण कर दिया भाई। जो पानी जो टेनरीज का कर दिया, टेनरीज का तो जो कचरा जाता था वो पानी में जाता, गंगा नदियों की सफाई के लिए उन्होंने किया।
आज आप देख लीजिए कि बाकी ये जो प्रदूषण है, जो वायु प्रदूषण है, वो कोई ट्रेनरी थोड़ी उतला कर रही है, जो वहां का कर रही है। तो ये जो बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, या ये जो गाड़ियां मतलब अब सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया है। मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, बस है, ट्रेनें हैं, ये जो प्रदूषण आ रहा है, इसको कैसे, ये नई टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करना होगा। और उसके टेक्नोलॉजी आप लाख ले आइए, लेकिन अगर उसकी व्यवस्था नहीं होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो आप उसका क्या फर्क पड़ता है। सिग्नल लगे हुए हैं, आप लखनऊ में भी ले लीजिए, सिग्नल लगे हुए हैं, लेकिन सिग्नल का वायलेशन हो रहा है। तो वो सिग्नल लगे हुए हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ देकर के रोकता है, तभी लोग रुकते हैं। मानते नहीं ना, बात ये भी है ना, लोगों को पता है ना प्रदूषण हमको ही नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी करते हैं वो काम। इसीलिए तो भाई संस्थाएं बनाई गई हैं कि उसको चेक एंड बैलेंस करें और लोगों को सही बात बताएं कि करना क्या है, और इसीलिए कमर अली जी को चुना गया है। कमर अली जी, मुझे ये बताइए कि भाई सख्ती करें, सख्ती करें, लेकिन सख्ती का भी पैमाना होना चाहिए ना, तरीका होना चाहिए भाई। सख्ती जिस पर करनी उस पर हो नहीं रही, जिस पर नहीं करनी उस पर सख्ती हो रही है, यही तो मिसमैनेजमेंट है ना। कमर अली जी भाई ये बताइए कि अगर किसान पराली न जलाए तो आपने उसको क्या बताया है कि वो क्या करे, आप मुझे बता दीजिए, 2-3 बातें कुछ बताइए कि किसान को क्या करना चाहिए था, और अगर आपने बताया है तो उसने क्यों जलाई पराली फिर। कमर अली जी, पहले बात तो मैं कपिल जी का जवाब दे दूं, जो किसान भाइयों को जो 1-1 लाख रुपए हमने कर्जा माफ किया था सरकार बनते के साथ ही, ये 15 साल जो ये कहते थे मुलायम सिंह जी मायावती की जेल भेजेंगे, मायावती जी कहते मुलायम सिंह जी को जेल भेजेंगे, अखिलेश यादव जिनके साथ गठबंधन किया था, ये उनकी सरकारों का ही कर्जा था, किसान भाइयों का, अन्नदाता का था, जो घास की रोटी बना के खाया करते थे। बेस ईयर बता दीजिए, मान लेंगे आपकी बात। मैंने आपके 15 साल का बता दिया, 15 साल गलत बता रहे हैं। कमर अली जी भाई प्रदूषण बहुत है, कमर अली जी देखिए प्रदूषण बहुत है। मुझे लगता है कि आज मायावती और मुलायम सिंह पर ना जाकर के प्रदूषण कर रही है, क्योंकि प्रदूषण में वही हवा आप भी वही हवा इनहेल कर रहे हैं, वही हवा मैं भी ले रहा हूँ। कमर अली जी देखिए, कमर अली जी भाई देखिए, नहीं करिए, मत करिए कमर अली जी, एक सेकंड, कमर अली जी मत जाइए, आज मुलायम सिंह मायावती मत करिए, कमर अली जी मुलायम सिंह मायावती मत करिए। मुझे बताइए भाई, प्रदूषण बढ़ा हुआ है, प्रदूषण बढ़ा हुआ है, वो भी तब बढ़ा हुआ है जब लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि हवा की गुणवत्ता इतनी बढ़िया थी। ये मिसमैनेजमेंट क्यों है, और किसानों को बताया क्या है, क्या बताया? नहीं ठीक है, अब मुलायम सिंह मायावती को कुछ नहीं होगा, कमर अली जी से कुछ हासिल नहीं होगा, कमर अली जी इससे प्रदूषण नहीं कम होगा। कमर अली जी मुलायम सिंह मायावती से प्रदूषण कैसे कम होगा? कमर अली जी मुलायम सिंह मायावती से प्रदूषण कम नहीं होगा भाई, प्रदूषण कैसे कम होगा वो बताइए भाई। मुलायम सिंह मायावती थोड़ी ना प्रदूषण कम करने के लिए आएंगे, मुझे ये बताइए कमर अली जी। किसान को पराली नहीं जलानी चाहिए, आपने बताया कि पराली से आप बायोडीजल भी बना रहे हैं, उससे आप बिजली भी बनाएंगे, किसान के लिए फायदेमंद भी होगा, उसको उसकी अर्निंग भी मिलेगी, उसके लिए वेस्ट का पैसा भी होगा, सब बताया आपने। किसान को मिला क्यों नहीं वो सब कुछ, क्यों जला रहा वो पराली आज भी? देखिए आज 1700 करोड़ रुपए, 1700 करोड़ रुपए सब्सिडी, वो सिस्टम कहाँ है? किसान भाइयों को बात सुनिए, किसान भाई जो उपकरण है, बात समझिएगा, जो उपकरण है 1700 करोड़, मैंने कहा 50% किसी पे सब्सिडी है, किसी पे 80% है, तो जो सब्सिडी उनको किसान भाइयों का उपकरण के लिए दे रहे हैं, उनको खरीदने के लिए हर चीज अवेलेबल है इस समय आज की तारीख में। अगर आपके पास कमर अली जी, अगर आप ये में आप FIR कर सकते हैं, कमर अली जी अगर आप FIR कर सकते हैं, आप जुर्माना ठोक सकते हैं, तो आप ये मैंडेटरी कर सकते हैं कि नहीं ये उपकरण आपको लेना है, आपको आपकी पराली के संवर्धन के लिए सरकार पैसा दे रही है, आप खरीदिए, सरकार पैसा दे रही है, आप खरीदिए, लेकिन आप FIR कर देंगे, आप जुर्माना लगा देंगे, लेकिन इसके लिए आप अवेयर करेंगे कि हाँ हम देंगे आपको, आपकी इच्छा है तो आप खरीद लीजिए। भाई उसकी इच्छा क्यों होगी खरीदने की? या तो आप उसको बताइए आपको खरीदना ही है, या तो आप ये उसके ऊपर छोड़िए कि ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार आपसे लेगी। एक रास्ता निकालेंगे ना। देखिए बिल्कुल रास्ते से निकाले, 1700 करोड़ रुपए, 50% हम आपको जो है सब्सिडी दे रहे हैं, 80% हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। कमर अली जी भाई 1700 करोड़ रुपए कहाँ है भाई, मुझे बताइए। 1700 करोड़ होता तो ये AQI ऐसा क्यों चल रहा है? नीचे देखिए आपकी पट्टी चल रही होगी भाई, AQI इतना क्यों फैल गया है? क्यों हम कह रहे हैं कि हम गैस चैम्बर में तब्दील हो गया एनवायरमेंट, और हम तो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं? क्यों हो गया भाई? 1700 करोड़ लगा रहे हैं तब भी नहीं हो पा रहा है, 2700 करोड़ लगाएंगे तब भी नहीं हो पाएगा, 17,000 के अलावा 17 लाख करोड़ भी लगाएंगे तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट सही नहीं है। कमर अली जी आप इसको स्वीकार ही नहीं रहे। आयुष जी, मैनेजमेंट जो नहीं अधिकारी कर पा रहे उनको हम जेल भेज रहे हैं, क्योंकि संदेश तो आपके यही लाखों लोग देख रहे हैं, उन लोगों के सामने संदेश तो कम से कम जाना चाहिए कि हमारी सरकार ये काम कर रही है। जागरूकता बहुत जरूरी है। मैं आपसे बताऊं, उस अन्नदाता को जो घास की रोटी खाता था, सुसाइड करता था,
उस अन्नदाता अरे की कमर हम अली काम जी कर भाई, रहे इस हैं। बात को आप बिल्कुल हम काम कर कितनी रहे बार हैं। दोहराएंगे? जागरूकता कौन लाएगा? जागरूकता मुझे बताइए ना सरकार कार्य कर रही भाई। है। हम तो बता रहे हैं कि हाँ भाई मत जलाइए पराली। कमर अली जी ने बता दिया मत जलाइए पराली, प्रधानमंत्री ने बता दिया, मुख्यमंत्री ने बता दिया, अब लोगों ने कहा नहीं हम तो जलाएंगे पराली। अब इसका रास्ता क्या है आपके पास? अब देखिए, जो लोग लेखपाल की बात को नहीं मान रहे हैं, तहसील की बात नहीं, तहसीलदार की बात नहीं मान रहे हैं, वो उनको अवगत नहीं करा रहे, तो गलत है। ये जागरूकता की कमी है। मैं किसान भाइयों के बारे में कोई ऐसा लफ्ज क्यों इस्तेमाल करूंगा वो अन्नदाता हमारे? कमर अली जी वही तो मैं कह रहा हूं ना कि किसान ही टारगेट पर क्यों है कि अगर वो पराली भाई जला रहा, मैंने यही तो सवाल पूछा ना कि वो मजबूर है जलाने के लिए, क्योंकि आपकी जो सुविधाएं हैं वो पहुंची नहीं है। कोई खुशी से नहीं जला रहा भाई, उसको आप दीजिए जा करके, आप पैसा दीजिए, सब्सिडी दीजिए, उसको उपकरण उपलब्ध करवाइए, या आप उसकी पराली उठा के ले जाइए, अपने यहाँ रखिए, स्टोर करिए। आपको जो करना है आप करिए, किसान को पराली से निजात दिला दीजिए, उसका मामला खत्म हो जाता है वहीं पर। लेकिन वही नहीं हो रहा है, इसलिए किसान खाली इस पूरे सेंटर में आ जाता है कि हाँ किसान ने पराली जलाई तो प्रदूषण हो गया। आप हितैषी है ना किसान के, आप तो कृषि बिल लेके आए किसानों के लिए, इतना बेहतर काम आप कर रहे हैं, आप गिनवा रहे हैं कि योगी सरकार ने क्या क्या किया, तो भाई पराली को भी ले लीजिए ना, उनकी जलाने पर उनको मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? ले तो रहे हैं, खास चीज ले रहे हैं, उन किसान भाइयों के हम साथ खड़े हुए हैं। आपसे एक बात पहले भी कही, मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। किसान भाई अन्नदाता में जो कार्रवाई हो रही है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कुछ लोग चले गए थे, वो आज की समस्या नहीं, बहुत पुरानी समस्या है। लेकिन जो जागरूकता जहाँ से नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश से कार्रवाई हो रही है। मैनेजमेंट आपको करना है, सत्ता और सरकार आपके पास में है, इसलिए जिम्मेदारी इन सबसे ज्यादा आपकी है। शुरुआत चर्चा की मैंने यहीं से की थी। आप ये कहिएगा कि ये लोग जागरूक नहीं हो पाए तो इससे हल नहीं निकलेगा ना। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी भाई, ये जो FIR दर्ज की गई या ये जो जुर्माना लगा रहे हैं उसके पीछे कह रहे हैं कि भाई ये तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनकी तो मजबूरी, उनको तो करना पड़ेगा ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। कपिल जी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ये नजीर पेश करते जो उन्होंने आदेश किया है, उन्होंने ये बात कही नहीं। वो सिर्फ ये निर्देश दे सकते हैं कार्यपालिका को कि इस पॉल्यूशन को आप किसी भी तरीके से रोके। अब आप दंडात्मक रूप से FIR दर्ज करेंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम आदेश का अनुपालन क्या सुनिश्चित किया है? आज तक नहीं किया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप किसी का आड़ क्यों लेना चाह रहे? बहुत छोटी सी मैनेजमेंट जिसको आप नहीं समझना चाहे। अगर आप वास्तव में अभी आप कह रहे थे कि किसानों को इतने 100 करोड़ रुपए ये उपकरण खरीदने के लिए, ये खरीदने के लिए, अरे पैर में दर्द हो रहा है और आप जो है वो दस्त की दवा दे रहे हैं। अगर आप मैं बना सुन तो ले, सुन ले, मैं जो दे रहा हूँ कपिल जी की बात को सुनिए। मैं सीधी बात ये कह रहा हूं कि जैसे आपने अभी कहा कि मैं किसानों को इतने 100 करोड़ रुपए का कर्ज दे रहा हूं, अरे भैया वो भूखा आदमी है, उसके पास पैसा ही नहीं है खाना खाने को। आप कह रहे हो कि कर्जा ले लो, उपकरण खरीद लो, वो कहां से उपकरण में सब्सिडी तो आप देंगे, पूरा पैसा कहां से मिलेगा? तो वो कहां से खरीद पाएगा? मेरे कहने का मतलब ये। दूसरी चीज आप देख लीजिए, थोड़ी सी आप थोड़ा सा रुकिए। 3 लाख करोड़ रुपए आपने दिया ना MSME के ऋण के लिए, बैंकों में पैसा वैसे ही पड़ा है और MSME 50% पहले ही से कम उत्पादन कर रही है। जो 100% वो उत्पादन कर रहे थे उतनी मांग नहीं है बाजार में, तो जब वो 50% पहले ही कम कर दिए और अपने यहाँ से छटनी कर दिए आधी आदमी की, तो वो क्या अपना काम बढ़ाने के लिए आपसे कर्ज लेने जाएंगे? ये बेवकूफी पूर्ण बड़ी सोच है, ये उल्टी सोच है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, या तो आप अवेयर करेंगे, या तो आप अवेयर करेंगे, या तो आप देंगे जाके उनको। ये कहना कि भाई आपको जरूरत है तो आप ले लीजिए आके हमारे पास, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। राकेश टिकैत जी, भाई ये जो सब्सिडी की बात हो रही है कि किसानों को हम लोग पराली के लिए सब्सिडाइज तो कर रहे हैं ना कि भाई फलाना इक्विपमेंट ले जाइए, या ये व्यवस्था है, क्या ये कुछ मिल रहा है जमीन पर? है ऐसा कुछ? जो इक्विपमेंट मिल रहा है उससे पुराली जो होती है वो लिपटने वाली चिकनी चीज है, उससे उसका सोल्यूशन नहीं बैठ रहा। ठीक है। और अगर उसको किसान उसमें फिर गेहूं की बुआई करता है तो गेहूं की बुआई में उसमें सुंडी लगती है, कीड़ा लगता है, वो गेहूं की फसल को नुकसान करती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और अगर पुराली नुकसान कर रही है तो एक चीज कर लो ना, आप 15 दिन का लॉकडाउन करवा दो आप दिल्ली में, सही पता चल जाएगा कि धुआं पुराली का है या वहां का खुद का है। सहमत ये करवा दो। और जो बात बार बार ये कर रहे हैं ना कि घास की रोटी खा रहा था बुंदेलखंड, भाई बुंदेलखंड जो घास जिसको बताते हैं वो तो वहां का बथुआ है, उसको तो रोटी में बना के खाते हैं तो स्वाद लगता है। अब सर्दी में उसी को खाते हैं सब लोग। ये तो मीडिया ने ही दिखाया था, मीडिया कितने लोग सुसाइड कर गए थे टिकैत, ये तो देखेंगे आप तो खुद तो जिसकी बात कर रहे हैं। वो तो सुसाइड तो
चलिए सुसाइड कुछ तो लोगों ने इसलिए कर रहा है कि जब टिकैत जी बथुआ वाली बात भी MSP देखिए, पे बथुआ वाली खरीद रोटी नहीं होगी तो सुसाइड नहीं टिकैत जी, बथुआ वाली रोटी और घास वाली रोटी में अंतर MSP था। पे खरीद नहीं होगी, बथुआ वाली 800 रोटी और घास वाली रुपया रोटी में क्विंटल अंतर था, धान वो बिकेगा, एग्जैक्टली तो घास ही आत्महत्या थी, तो करेगा। वो घास ही थी। बथुआ की रोटी भी खाते हैं, ये पता है, लेकिन वो घास ही थी एग्जैक्टली। ठीक है, अब उन्होंने किया नहीं किया वो एक अलग विषय है। लेकिन कमर अली जी, सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो बात कह रहे थे यहाँ पे कपिल जी, मैं चाहूंगा उसका भी जवाब दें, और दूसरा ये बताएं कि भाई अभी और कितना इंतजार करवाएंगे, या ये कहते रहेंगे कि मुलायम सिंह मायावती करके गए, हमको अभी और दीजिए 20 साल, और 20 साल तक हम लोग इसी प्रदूषण भरे माहौल में जिएंगे? कोई इलाज है क्या आपके पास? कमर अली जी मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मुलायम सिंह मायावती तो नहीं आएंगे अब इसको हटाने के लिए, वो पहला गए, अब आप कम करिए भाई इसको। बिल्कुल, देखिए आयुष जी, जब ये सवाल जब मांगेंगे तो जवाब देना लाजमी है, मेरा फर्ज है। जब कपिल भाई बात करेंगे कब का कर्जा हो तो मुझे बताना पड़ेगा। जब कोई टिकैत जी कहेंगे आप बता नहीं पाए कि आपने किस बेस ईयर का माफ किया। आपको यही नहीं मालूम है कि आपकी सरकार ने किस बेस ईयर का कर्जा माफ किया है, आपको यही नहीं मालूम है। और आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि उस कर्जा को माफ करने के लिए आप किस राजस्व से पैसा लेकर के आए, किस फंड से आप पैसा लेके आए, ये भी आप नहीं बता पाएंगे। आपको केंद्र सरकार ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। आप मुझे बताइए कि आपने वो पैसा कहाँ से लाया जिससे कर्जा माफ किया है? आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी झूठ खोल के मैंने रख दी। अरे ठीक है, चलिए कपिल जी और कमर जी, भाई लड़िए मत, एक तो वैसे ही एनवायरमेंट सही नहीं है भाई, देखिए वैसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, सांस फूल रही है, मत लड़िए, थोड़ा धैर्य रखिए, शांत रखिए भाई, देखिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी से मेरा सवाल है, मेरा दोनों पॉलिटिकल पार्टी से सवाल है। देखिए थोड़ा आप लोग राजनीति कर रहे हैं तो थोड़ा राजनीति वाला सवाल हो जाए। मुझे बताइए कपिल जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, और कमर अली जी आपसे भी मेरा ये सवाल है, इतने मुद्दे आप लोग देश के अंदर उठाते हैं, आप लोग के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं होता है कि हम प्रदूषण मुक्त वातावरण देंगे आपको? सफाई अभियान से मत जोड़िएगा, प्रदूषण मुक्त वातावरण देंगे, क्यों नहीं होता आपके मैनिफेस्टो? प्रदूषण मुक्त हमारी सरकार ने बिल्कुल जियो पास किया है कि जो भी जियो पास पे आ गए कमर अली जी। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है कि हम प्रदूषण मुक्त एनवायरमेंट देंगे? क्यों नहीं कहा आपने कि अब आपको गैस चैम्बर में नहीं तब्दील होने देंगे इस एनवायरमेंट को, हमारी जनता को हम साफ हवा देंगे? क्यों नहीं कहा आपने अपने मैनिफेस्टो में? क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं है आप लोगों के लिए, और इसीलिए हम लोग भुगतते हैं। किसानों का मैनिफेस्टो में था, किसान अन्नदाता के लिए हमने काम किया, जो मैनिफेस्टो में था। मैंने आपने कहा कि आप पराली प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे ना, आपके भी नहीं। कपिल जी आपके भी मैनिफेस्टो में क्यों नहीं होता है? कपिल जी उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों ने भी तो भाई सत्ता चलाई ना इतने दिन। समाजवादी पार्टी अगर गंभीर है प्रदूषण को लेकर के, तो ये राजनीतिक पहल क्यों नहीं होती है भाई? राजनीति के मुद्दे तो बहुत होते हैं, इस पर भी थोड़ा राजनीति करें ना तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात आपने, वातावरण पर राजनीति करेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, कम से कम कोई पार्टी तो कम करेगी आकर के। कपिल जी हम लोग हरियाली की बात करते थे, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी ने गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया था पौधे लगवाने का। देखिए संपोषणीय विकास अगर आपने, अब सुन तो लो भाई, पौधे कहाँ गए? कमर भाई सुन ले, कमर अली जी वो आपके पौधों का जिक्र करने लगेंगे, उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड आपने भी बनाया, रिकॉर्ड तो बहुत बनते हैं, करोड़ों पौधे लगते हैं, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। अरे भाई सुन तो ले, दोनों पार्टियों ने रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड तो दोनों पार्टियों ने तोड़ रखे हैं भाई। मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी देने जा रहा हूँ जी कपिल जी, दीजिए। मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। कमर भाई अगर सुनना चाहें, राय मशवरा लेना चाहे तो वेलकम कर ले। आपका सुझाव सर आंखों पे, हम लोग सुझाव लेने वाली पार्टी हमारी है। नहीं आज तक नहीं मांगा आपने, फिलहाल मांग रहे तो दे रहा हूँ। आप विपक्ष में हैं, आप विधानसभा में सुझाव आपके नेता देते हैं, विपक्ष के नेता देते क्या मना करते हो? अरे ठीक है कमर अली, जब सुझाव सुन लीजिए, नहीं तो खाली धन्यवाद देने में समय निकल जाएगा भाई। सुझाव सुन लीजिए, क्या सुझाव? कपिल जी जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। जी जिनेवा के अंदर जो कंसर्न हुआ था उसके अंदर भी ये तय हुआ था कि जो विकासशील राष्ट्र हैं वो अपने विकास के क्रम में संपोषणीय विकास पर ध्यान दें, क्योंकि विकसित राष्ट्र देते हैं। संपोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि आप जितना प्रदूषण फैला रहे हैं उस प्रदूषण को आप कैसे मैनेज करेंगे। उसके लिए दो तरीके की चीज होती है, एक प्राकृतिक रूप से होती है और दूसरी मशीनरी रूप से होती है। तो मशीनरी रूप से अगर आपको सीखना था तो आपने सेस रूपी जो टैक्स लगाया था, जिसका 20,000 करोड़ रुपए पिछले वर्ष तक का ही, 2019 तक का नहीं पता है कि कहां गया। मैं उससे कह रहा हूं कि आपको एयर फिल्टर लगाने चाहिए थी, जैसे डेनमार्क और श्रीलंका के अंदर लगे हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगे हैं। दूसरी चीज बताएं कि संपोषणीय विकास, आप पौधा जब एक तरफ के विकास के क्रम में काटते हैं, उद्योग धंधे और तमाम चीजें लगाते हैं, तो आप संपोषणीय विकास करते हैं। अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो आप 4 पौधों का निर्माण करते हैं, वो दरख्त बनते हैं और आपको पर्यावरण से मुक्ति दिलाते हैं। जो क्लाइमेट कंट्रोल की बात अभी हमारे किसान
भाई कह रहे थे टिकैत जी, वो 100% कह रहे थे सही, भले वो किसान हो, लेकिन उन्होंने आपके सामने एक वैज्ञानिक वर्जन रखा था, शायद उसको हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये पराली का कारण नहीं चलिए है। जिस कपिल जी, समय आप हो देखिए रहे हैं। इसी के साथ ये चर्चा मुझे समाप्त करने की, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन हालांकि आप जो सुझाव दे रहे हैं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये सुझाव इनके पास नहीं है, लेकिन समस्या असल में वही है ना कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि जानकारी आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपका जो मशीनरी है ना वही काम नहीं कर रही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि एक बार फिर से पूरा दिल्ली एनसीआर या हम यूं कहें कि पूरा उत्तर भारत इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसका निदान और इस समस्या का हल कैसे निकालती है सरकार, ये देखना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।